हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फ्रंटियर आईएएस ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। आज इस वीडियो लेक्चर में हम कर रहे हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में। ये हमारा टॉपिक है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। ये हमारा टॉपिक है, ज्योग्राफी का टॉपिक है। चलिए शुरुआत करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर। परिचय। आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ सबमरीन्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर्स, मैनकाइंड वेंट टू ओशन फ्लोर फॉर द फर्स्ट टाइम। पहले हमें नहीं पता था कि समुद्र के भीतर क्या है, और हमें लगता था कि जो समुद्र के नीचे होगा वहां पर एक प्लेन सपाट मैदान सा होगा, बहुत सारा पानी होगा, बस हमें यही पता था। लेकिन वर्ल्ड वॉर के दौरान जब सबमरीन्स बनी तो इंसान जो है वो पहली बार ओशनिक फ्लोर पर पहुंचा, और वहां जाकर उसने क्या देखा? वहां पर उसने देखा कि जिस प्रकार हमारी पृथ्वी के ऊपर पहाड़ हैं, खाइयां हैं, वही सभी चीजें तो ओशन फ्लोर पर भी हैं। उसके बाद रिसर्च हुई। महासागरों की बनावट तथा आकार पर विस्तृत शोध से यह स्पष्ट करते हैं कि महासागरों का अधस्थल एक विस्तृत मैदान नहीं है, बल्कि यहाँ एक विशाल जैव विविधता है, जहाँ उच्चावच से जिसमें पर्वत श्रेणियां व गहरे कटक भी शामिल हैं। तो डिटेल रिसर्च ने क्या बताया कि जो ओशन फ्लोर है वो केवल एक वास्ट प्लेन नहीं है। इट हैज ट्रिमेंडस बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है। इट इज फुल ऑफ रिलीफ विद माउंटेन रेंजेस एंड डीप ट्रेंचेस। Expeditions to map the oceanic floor in the post-war provided a detailed picture of oceanic relief. हमें बहुत विस्तार से जानकारी मिली और ये दिखाया कि वहां पर submerged mountains हैं, deep trenches हैं, mostly located close to the continental margins. These discoveries raise the following questions in front of geographers. और इन discoveries ने geographers के सामने बहुत सारे प्रश्न उठाए, जिसका geographers ने जवाब देने की कोशिश भी दी। Why none of the oceanic crust was older than the mid-Mesozoic era? जो पैनगिया का समय था, जब जो हमारा सुपर कॉन्टिनेंट जो था वो ब्रेकअप हुआ था, ओशनिक क्रस्ट में कुछ भी ऐसा नहीं मिला। Why none of the oceanic crust was older than the Mesozoic era? Why the evidences are available only after mid-Mesozoic era? हमें कोई भी ऐसा एविडेंस क्यों नहीं मिला जो मिड मीजोइक एरा से पहले का हो? Why the age of rocks increases on going from mid oceanic ridges? जैसे जैसे आप मिड ओशनिक रिजेस से दूर होते जाएंगे, आप देखेंगे कि जो एज ऑफ रॉक्स है, क्यों चट्टानों की आयु मध्य महासागरीय कटक से दूर होने पर बढ़ती है। एंड वाई सी माउंट्स गेट डिफॉर्म्ड एट ट्रेंचेस? जहां पर ट्रेंचेस हैं वहां पर सी माउंट्स जो हैं, जो समुद्री पर्वत हैं, वो विकृत क्यों हो जाते हैं? तो इस तरह के काफी सारे प्रश्न भी उठाए गए। Dating of the rocks from the oceanic crust revealed the fact that oceanic crust is much younger than the continental areas. तो जो जब डिटेल स्टडी की गई तो ये पाया गया कि जो ओशनिक क्रस्ट है, ठीक है, जो महासागरीय प्रॉपर्टी है, वहां की जो चट्टानें हैं, उनकी उम्र जो है वो कॉन्टिनेंटल एरिया से काफी ज्यादा कम है। रॉक्स ऑन ओशन फ्लोर आर मच यंगर देन दोज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। नंबर 1, rocks on either side of the crest of the oceanic ridges and having equidistant locations from the crest were found to have remarkable similarities. ठीक है, ओशनिक रिजेस से दोनों तरफ अगर आप जाते हैं, मान लीजिए ओशनिक रिज है, इससे आप दोनों तरफ जाएंगे तो आप क्या देखते हैं, जो इक्विडिस्टेंट पर लोकेटेड रॉक्स है, मान लीजिए ये 1 किलोमीटर पर यहाँ लोकेटेड और ये 1 किलोमीटर पर यहाँ है, तो हम पाते हैं कि दोनों रॉक्स में आपकी सिमिलैरिटीज है इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड देयर इज। दोनों की उम्र भी एक समान सी है और जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो भी एक समान है। ये जो प्रश्न है इनके जवाब किसने दिए? दीज क्वेश्चंस रिगार्डिंग ओशन मैपिंग दे वर आंसर्ड बाय हेनरी हेस एंड डायट्स इन 1960s। और इन्होंने किसका इस्तेमाल किया था? इन्होंने इस्तेमाल किया आर्थर होम्स की कन्वेक्शन थ्योरी का। और आर्थर होम्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में भी, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल कहा था कि हमारी पृथ्वी है उसके अंदर आपके कन्वेक्शनल करंट्स हैं। तो दीज क्वेश्चंस रिगार्डिंग ओशन मैपिंग दे वर आंसर्ड बाय हेनरी हेस एंड डायट्स इन 1960s। आगे देखते हैं ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन। महासागरीय अधोस्तल की संरचना। ओशन फ्लोर में भी सेगमेंटेड इनटू 3 मेन डिविजन्स। ओशनिक फ्लोर जो है उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। और किस आधार पर हम डिवाइड कर रहे हैं? हम डेप्थ देख रहे हैं और साथ ही अंदर जो रिलीफ फॉर्म्स है उनको देखकर हम उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं ओशन फ्लोर को। दीज डिविजन्स आर, ये 3 डिविजन्स कौन कौन सी हैं? एक है कॉन्टिनेंटल मार्जिन, एक है डीप सी बेसिन और तीसरा है मिड ओशनिक रिजेस। ये 3 भाग कौन कौन से हैं? महाद्वीपीय सीमा, गहरे समुद्री बेसिन और मध्य
मध्य महासागरीय कटक, ये 3 है। अब कॉन्टिनेंटल मार्जिन, डीप सी बेसिन्स एंड मिड ओशनिक रिजेस। हम बात करते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स की। दीज फॉर्म ट्रांजिशन बिटवीन कॉन्टिनेंटल शोर्स एंड डीप सी बेसिन्स। जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन है वो जो है वो एक ट्रांजिशन की तरह काम करता है बिटवीन कॉन्टिनेंटल शोर्स एंड डीप सी बेसिन्स। कॉन्टिनेंटल मार्जिन का हिस्सा है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज एंड डीप ओशनिक रिजेस। आप इन सबको सर्कल किए कर दीजिए। आगे की स्लाइड्स में हम इनके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन है, सबसे पहले तो हमने क्या किया, हमने जो हमारा ओशन फ्लोर है, जो ओशन के बारे में है, ओशन फ्लोर है, उसको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, 3 कैटेगरीज में, सॉरी। वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी है? कॉन्टिनेंटल मार्जिन है, डीप सी बेसिन्स है और मिड ओशनिक रिजेस है। और उसके बाद इन कॉन्टिनेंटल मार्जिन को हमने कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप, राइज और डीप ओशनिक ट्रेंचेस में डिवाइड किया। द डीप ओशनिक ट्रेंचेस आर द एरियाज विच आर ऑफ कंसिडरेबल इंटरेस्ट इन सो फार as distribution of oceans and continents is concerned। जो deep oceanic trenches हैं, they are the areas which are considerable interest in so far as distribution of oceans and continents is concerned। ये देखिए, ये जो सारे का सारा है, यहां से यहां तक आप देख रहे हैं, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये हमारा तटीय क्षेत्र है। फिर उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है यहां से, ये सारे का सारा हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। फिर एकदम से जो तेज गिरावट है, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप है, और ये जो है हमारा कॉन्टिनेंटल राइज है, और फाइनली फिर ये जाकर सी फ्लोर में मिल जाता है। और यहां से लेकर कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, ये सारे का सारा जो है, इसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन। और यहां पर देखो, यहां पर है आपका ओशनिक क्रस्ट। अब विस्तार पूर्वक इन सबके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले आ जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इसको हम हिंदी में कहते हैं महाद्वीपीय मग्न तट। महाद्वीपीय मग्न तट, मग्न तट, ठीक है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज द एक्सटेंडेड मार्जिन ऑफ ईच कॉन्टिनेंट ऑक्यूपाइड बाय रिलेटिवली शैलो सीज एंड गल्फ्स। अब देखो, जब भी कोई कॉन्टिनेंट होता है, उसके बाद एक समुद्र स्टार्ट हुआ, तो कॉन्टिनेंट ऐसे थोड़े एकदम से खत्म हो जाएगा कि लो जी यहाँ पर पानी स्टार्ट हो गया, नहीं। कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा होगा जो धीरे 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 पानी के नीचे जाएगा। तो ये जो धीरे धीरे पानी के नीचे हिस्सा गया हुआ है, इसका एक हिस्सा है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है, इट इज एक्सटेंडेड मार्जिन ऑफ ईच कॉन्टिनेंट ऑक्यूपाइड बाय रिलेटिवली शैलो सीज एंड गल्फ्स। महाद्वीपीय मग्न तट प्रत्येक महाद्वीप का बड़ा हुआ भाग होता है जो उतले सागर तथा खाड़ियों द्वारा घिरा होता है। इट इज शैलोएस्ट पार्ट ऑफ द ओशन। ये ओशन का, समुद्र का सबसे कम गहरा हिस्सा है, शोइंग एन एवरेज ग्रेडियंट ऑफ 1 डिग्री और इवन लेस। The shelf typically ends at a very steep slope called the shelf break। अब अगर आप देखें, ये देखो, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, इसमें कहीं भी तेज गिरावट नहीं आती। एकदम से जब तेज गिरावट आएगी, वहां से आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप स्टार्ट हो गया है। एवरेज विड्थ, ओके, महाद्वीपीय मग्न तट की औसत चौड़ाई जो है 80 किलोमीटर होती है। शेल्व्स आर ऑलमोस्ट एब्सेंट और वेरी नैरो अलोंग सम ऑफ द मार्जिन्स लाइक द कोस्ट ऑफ चिली, वेस्ट कोस्ट ऑफ सुमात्रा एटसेट्रा। ये देखो, ये वाला जो पोर्शन है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ का पोर्शन है। फिर जब तेज गिरावट आएगी तो कॉन्टिनेंटल स्लोप आ जाएगा आपका, और फिर फाइनली कॉन्टिनेंटल राइज। कॉन्टिनेंटल शेल्फ या महाद्वीपीय मग्न तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो साइबेरियन शेल्फ है इन द आर्टिक ओशन, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, स्ट्रेचेस टू 1500 किलोमीटर इन विड्थ। तो कहीं कहीं कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो अच्छी खासी चौड़ी है, कहीं कहीं बहुत ज्यादा चौड़ी भी नहीं है। डेप्थ ऑफ द शेल्व्स ऑल्सो वेरीज। कुछ जगहों पर इट मे बी एज शैलो एज 30 मीटर इन सम एरियाज, जबकि कुछ जगहों पर ये 600 मीटर तक भी गहरी हो सकती है। Massive sedimentary deposits received over a long time by the continental shelves become the source of fossil fuels। यहां पर बहुत सारा sedimentary deposit होता है, ओके। मैसिव सेडिमेंट्री डिपॉजिट जो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कॉन्टिनेंटल शेल्व्स ने रिसीव किए हैं, वो आगे जाकर हमारे जो हमारे जीवाश्म ईंधन हैं उनका स्रोत बनते हैं। महाद्वीपीय शेल्फों पर लंबे समय तक प्राप्त स्थूल तलछटी अवसाद जीवाश्म ईंधनों के स्रोत बनते हैं। ये देखिए, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज एंड फाइनली ओशन। अब मैं आगे बात करती हूँ। हमने कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में बात कर ली। तो जो सबसे पहला हिस्सा कॉन्टिनेंट का जो सबमर्ज्ड है, शैलो है, वो वाला हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ था। अब हम बात करते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप के बारे में या महाद्वीपीय ढाल के बारे में। कॉन्टिनेंटल स्लोप कनेक्ट्स द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड द ओशन बेसिन्स।
It begins where the bottom of the continental shelf sharply drops to a steep slope. ये हमारा continental shelf चल रहा है इस तरह से पानी के अंदर, फिर एकदम से तेज गिरावट आती है. जब एकदम से तेज गिरावट आएगी आप समझ जाइए continental slope है. Gradient of the slope region varies between 2 to 5 degrees. Depth of the slope region varies between 200 to 3000 meters. Slope boundary indicates end of the continents. यहाँ पर canyons and trenches are observed in this region. ये वाला जो पोर्शन है आप देखिए एकदम से तेज गिरावट आई है, इसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप. आगे हम बात करते हैं ट्रेंचेस के बारे में. ट्रेंचेस या गर्त क्या हैं, हम इनके बारे में बात करते हैं. ट्रेंचेस या गर्त क्या हैं? ओशनिक डीप्स और ट्रेंचेस. दीज एरियाज आर द डीपेस्ट पार्ट्स ऑफ द ओशंस. ये समुद्र का सबसे गहरा एरिया है. द ट्रेंचेस आर रिलेटिवली स्टीप साइडेड एंड नैरो बेसिन्स. ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इनके जो साइड्स हैं वो काफी ज्यादा आपके खड़े होते हैं. ठीक है, they are some 3 to 5 किलोमीटर डीप देन सराउंडिंग ओशन फ्लोर. ये गहरी गहरी खाइयां हैं, ये गहरे भाग हैं, ये महासागरों के सबसे गहरे भाग हैं जिनको कि हम ट्रेंचेस या गर्त कहते हैं. ये गर्त अपेक्षाकृत खड़े किनारे वाले संकीर्ण बेसिन होते हैं. अपने चारों ओर की महासागरीय तली की अपेक्षा ये 3 से 5 किलोमीटर तक गहरे होते हैं. देखो गहराई कितनी ज्यादा हो सकती है इनकी, 3 से 5 किलोमीटर. दे अकर एट द बेसिस ऑफ कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड along island arcs and are associated with active volcanoes and strong earthquakes. ये महाद्वीपीय ढाल के आधार तथा द्वीपीय चापों के पास स्थित होते हैं एवं सक्रिय ज्वालामुखी तथा प्रबल भूकंप वाले क्षेत्रों से ये संबंधित है. Convection cell lead to rising limb and new ocean floor get created and spreading of ocean floor takes place. ये देखिए क्लियरली आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर राइजिंग मैग्मा है. ये तो समुद्र के बीच में आप देख सकते हैं कि देखो यहाँ पर भी आपका वाटर है. ये ओशनिक ट्रेंच का मतलब तो एक खाई ही होती है इस तरह से. ये सारे का सारा आपका ओशनिक क्रस्ट है. ट्रेंचेस. But as the spreading of floor takes place, descending limbs of convection cell collide with another floor and the heavier plates get submerged. जैसे जैसे अधोस्तल में वृद्धि होती है तो संवहन कक्ष के अंग दूसरे तल के साथ टकराने लग जाते हैं और भारी प्लेट उप विभाजित हो जाती है. Oceanic floor is always heavier than continental floor, so oceanic floor gets subducted. महासागरीय तल हमेशा महाद्वीपीय तल की तुलना में भारी होता है, इसलिए महासागरीय तल का विभाजन होता है. अगर दो ओशनिक फ्लोर्स जो हैं they get converged. If two oceanic floors get converged, then the ocean floor having more length will become heavy and will get destroyed. तो हेनरी हेस ने हमें एक्सप्लेन किया कि जो ओशनिक फ्लोर है it originates at MOR and gets destroyed at ट्रेंचेस. इस प्रकार हेनरी हेस ने हमें बताया कि महासागरीय अधोस्तल बीच मार्ग में उत्पन्न होता है एवं कटक पर जाकर वो समाप्त हो जाता है. ओशनिक फ्लोर एक्ट्स लाइक अ कन्वेयर बेल्ट. महासागरीय अधोस्तल एक वाहक पट्टी के रूप में कार्य करता है. ओशनिक फ्लोर हैज अ साइक्लिक प्रोसेस ऑफ क्रिएशन. वो निर्माण भी होता रहता है, उसका डिस्ट्रॉय भी होता रहता है और करीबन 300 मिलियन ईयर्स में एंड टेक्स 300 मिलियन ईयर्स इन कंप्लीट प्रोसेस. इसीलिए that is why they are very significant in study of plate movements. As many as 57 deeps have been explored so far, of which 32 are in Pacific Ocean, 19 in Atlantic and 9 in the Indian Ocean. Distribution of ocean trenches and distribution of oceanic trenches across the world. ओके, आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जावा ट्रेंच है. ओके, यहाँ पर आप देखिए मिड अमेरिका ट्रेंच है, यहाँ पर एल्यूशन ट्रेंच है, पोर्टो रिको ट्रेंच, यहाँ पर पेरू चिली ट्रेंच है, साउथ सैंडविच ट्रेंच. ओके, इधर आ जाओ आप टोंगा मरियाना ट्रेंच. ये दुनिया का सबसे गहरा है, आगे इसका भी उल्लेख आएगा. सबसे गहरा है ये. यहाँ पर एल्यूशन ट्रेंच, कुराइल एंड जापान ट्रेंच. मरियाना ट्रेंच, जैसे मैंने आपको बताया मरियाना गर्त के बारे में बात करते हैं. 5th स्टैंडर्ड की आपको एनसीईआरटी में ये मिल जाएगा, आईसीएसई बोर्ड की बुक में आपको मिल जाएगा कि जो डीपेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ओशंस है, ये दुनिया का सबसे गहरा, ये संसार की सभी समुद्रों का सबसे अधिक गहराई वाला क्षेत्र है. इसका नाम है मरियाना गर्त. लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन एट एन एवरेज ऑफ 200 किलोमीटर्स टू द ईस्ट ऑफ द मरियाना आइलैंड्स इन द वेस्टर्न पैसिफिक ईस्ट ऑफ फिलीपींस. ये कहां पर है? यह पश्चिमी प्रशांत महासागर
महासागर में स्थित है। ये मरियाना द्वीप समूह से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर पूरब में स्थित है, जो पश्चिमी प्रशांत महासागर में पूर्वी फिलीपींस में स्थित है। आगे देखो, इसका जो शेप है, इट इज क्रेसेंट शेप्ड स्कार, ये अर्ध चंद्र के आकार का निशान है और औसतन लगभग इसकी 2550 किलोमीटर लॉन्ग है और 69 किलोमीटर वाइड ऑन एवरेज है। इट रीचेज अ मैक्सिमम डोन डेप्थ, इस कितना ज्यादा गहरा है मैक्सिमम डोन डेप्थ देखिए इसका 10,994 मीटर्स to a small slot-shaped valley on its floor known as the Challenger Deep, and its southern end measures some unrepeated measurement, place the deepest portion at 11,034 meters. ये पृथ्वी की भूपटल में एक अर्धचंद्र के आकार का निशान है और औसतन लगभग 25-50 किलोमीटर लंबा तथा 69 किलोमीटर चौड़ा है। ये अपने अधोस्थल में 10,994 मीटर की ज्ञात गहराई तक एक सूक्ष्म छिद्र आकार की घाटी में पहुंचता है, जिसका नाम चैलेंजर डीप है। ये देखिए यहां पर आपको फिगर में दिखाया गया है मरियाना ट्रेंच एग्जैक्टली कहां पर लोकेटेड है, जापान से कुछ दूरी पर पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है और ये डीपेस्ट पोर्शन इवन ऑन द सी फ्लोर है। बहुत बार इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, अब आप ये देखिए, हमने इसकी डेप्थ की गहराई की बात की थी कि 10,000 समथिंग इसकी गहराई है, तो ऐसा कहा जाता है माउंट एवरेस्ट की गहराई कितनी है, 8848 मीटर्स अबव सी लेवल है ना। तो मजाक में ऐसा कहा जाता है कि इसके अंदर माउंट एवरेस्ट को भी डालिए आप तो माउंट एवरेस्ट भी इसमें डूब जाएगा। ठीक है ना। ये देखो चैलेंजर डीप की यहाँ पर आपको डेप्थ दी हुई है 11,035 मीटर्स बिलो सी लेवल। अब हम आगे चलते हैं डीप सी प्लेन, इसको हिंदी में कहते हैं हम गंभीर सागरीय मैदान, डीप सी प्लेन। अब हमने बात कर ली कॉन्टिनेंटल राइज के बारे में, कॉन्टिनेंटल स्लोप के बारे में, वो सब हमने बात कर ली। अब डीप सी प्लेन के बारे में, डीप सी प्लेन्स आर जेंटली स्लोपिंग एरियाज ऑफ द ओशन बेसिन्स। गंभीर सागरीय मैदान महासागरीय बेसिनों के मंद ढाल वाले क्षेत्र होते हैं। ये फ्लैटेस्ट एंड स्मूदेस्ट रीजन्स इन द वर्ल्ड हैं, ये दुनिया के सबसे फ्लैट और स्मूदेस्ट रीजन्स हैं। इसके ऊपर आपको वनस्पति मिलेगी। द डेप्थ वेरी बिटवीन 3,000 to 6,000 मीटर्स, और कितनी गहराई पर है ये, कहीं पर ये 3 किलोमीटर की गहराई पर है, कहीं पर ये 6 किलोमीटर की गहराई पर है। These plains are covered with fine grained sediments like clay and silt. ये मैदान महीन कणों वाले अवसादों जैसे मृत्तिका एवं गाद से ढके होते हैं। एक्सटेंसिव प्लेन्स हैं ये, दे लाई बिटवीन कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स एंड मिड ओशनिक रिजेस। आपको कहां मिलेंगे विस्तृत मैदान, ये विस्तृत क्षेत्र है जो महाद्वीपीय सीमा और मध्य महासागरीय कटक के बीच में फैले हुए हैं। द अबासल प्लेन्स आर द एरियाज वेयर द कॉन्टिनेंटल सेडिमेंट्स दैट मूव बियॉन्ड द मार्जिन्स गेट डिपॉजिट। अतल मैदान वे क्षेत्र हैं जहां महाद्वीपीय निक्षेप जो महाद्वीपीय सीमा पार करके एकत्रित हो जाते हैं। अब आप यहां पर देखो, हमने देखा जैसे पहले सबसे पहले कॉन्टिनेंटल शेल्फ था, फिर तेज गिरावट आती है, आपकी कॉन्टिनेंटल स्लोप आता है, फिर ये कॉन्टिनेंटल राइज है, फिर यहाँ धीरे धीरे आपका इस तरह से प्लेन स्टार्ट होता है। ओके, और उस प्लेन में क्या क्या होता है, उस प्लेन में बहुत जगह आपके ओशनिक ट्रेंचेस होते हैं जिनको हम गर्त कहते हैं। हमने अभी कुछ देर पहले बात की थी मरियाना ट्रेंच की, और इसी ये जो सी फ्लोर है जिसको हम अबासल प्लेन भी कह रहे हैं, इसी के ऊपर आपके बहुत सारे पर्वत होते हैं। काफी सारे ऐसे पर्वत भी होते हैं जो सी सरफेस से बाहर निकल जाते हैं, काफी सारे ऐसे होते हैं जो पानी में ही सबमर्ज्ड रह जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो 200 मीटर्स तक है, उसके बाद हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, और इस तरह से मिड ओशनिक रिजेस, इनको हम मध्य महासागरीय कटक के नाम से जानते हैं। ये हमारे सी फ्लोर पर बहुत ही जबरदस्त स्ट्राइकिंग और एक्सटेंसिव फीचर है। ओके, दिस फीचर वाज फर्स्ट फाउंड इन अटलांटिक ओशन। सबसे पहले ये अटलांटिक ओशन में पाया गया। अटलांटिक ओशन आपको पता होगा कि हमारा बिजिएस्ट ओशन है, जाहिर सी बात है उसके एक तरफ नॉर्थ अमेरिका और दूसरी तरफ यूरोप है, तो दोनों तरफ जब आपके डेवलप्ड प्लेसेस लोकेटेड हैं, इसलिए ये एक्सट्रीमली बिजी है। This feature was first found in Atlantic Ocean and is passing through mid of Atlantic Ocean and is the reason it is named Mid Oceanic Ridge. हम इसको Mid Oceanic Ridge क्यों कहते हैं? क्योंकि ये Atlantic Ocean के बीच से जाता है. But it does not always pass through middle of ocean like in Pacific Ocean and Indian Ocean. सबसे पहले हमें ये कहाँ मिला? Atlantic Ocean में मिला. Atlantic Ocean में हमने क्या देखा कि ये बीचों बीच से होकर गुजर रहा है, तो उसका हमने नाम दे दिया Mid Oceanic Ridge. पर ऐसा नहीं है कि Mid Oceanic Ridge हमेशा बीच से ही जाती है. Pacific Ocean में और
इंडियन ओशन में बीच से नहीं है। मिड ओशनिक रिजेस हैं क्या? ये एक इंटरकनेक्टेड चेन ऑफ माउंटेन सिस्टम है विद इन द ओशन। समुद्र के भीतर इंटरकनेक्टेड चेन ऑफ माउंटेन्स है। लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, दो सबमर्ज्ड अंडर ओशनिक वाटर्स। हालांकि ये पूरी तरह से पानी में आपकी डूबी हुई है, परंतु यह पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ये देखिए, फर्स्ट प्लेट एंड सेकंड प्लेट मूवमेंट, ये सब आपको यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर आपकी ये मिड ओशनिक रिज है। ओके, अब कन्वेक्शन करंट की वजह से यहाँ पर भी कन्वेक्शन करंट की वजह से ये दोनों हमारी प्लेट्स हैं, यहाँ से आपका मैग्मा बाहर निकलता है। वो जो मैग्मा बाहर निकलेगा वो दोनों तरफ आपका स्प्रेड हो जाएगा। जब वो दोनों तरफ स्प्रेड हो जाएगा तो आगे जाकर ये आपके उस फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। Mid-oceanic ridge. It is characterized by a central rift system at the crest, a fractionated plateau and flank zone all along its length. इन कटकों में मध्यवर्ती शिखर पर एक रिफ्ट, एक प्रभाजक पठार और इसकी लंबाई के साथ साथ पार्श्वमंडलिक विशेषता है। रिफ्ट सिस्टम एट द क्रेस्ट इज द जोन ऑफ इंटेंस वोल्केनिक एक्टिविटी। ये जो एरिया है यहाँ पर आपकी काफी सारी एक्टिविटी होती है, वोल्केनिक एक्टिविटी। A mid-oceanic ridge is composed of two chains of mountains separated by a deep depression. इसमें आपके दो चेन होंगी, दो श्रृंखलाएं होंगी, दो पर्वतीय श्रृंखला बनी होंगी और it is going to be a mid-oceanic ridge is composed of two chains of mountains separated by a large depression. The mountain ranges can have peaks as high as 2500 meter. ये जो mountain ranges हैं, इनकी जो पीक्स हैं वो करीबन आपके 2.5 किलोमीटर ऊंची हो सकती है एंड सम इवन रीच अबव द ओशन सरफेस। कुछ जगहों पर ये ओशन से बाहर भी हैं। आइसलैंड, अ पार्ट ऑफ मिड अटलांटिक रिज, इज एन एग्जाम्पल। ये देखो यहाँ पर क्लियरली आपको दिखा रहे हैं मिड ओशनिक रिजेस अक्रॉस द वर्ल्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया अटलांटिक ओशन में तो ऑलमोस्ट अटलांटिक ओशन के बीचों बीच से है, तभी तो हमने इसको मिड ओशनिक रिज नाम दिया था, क्योंकि सबसे पहले वहीं पर था। अब इस तरफ अगर आप देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा इंडियन ओशन है, यहाँ पर आपको सेंट्रल इंडियन रिज आपको नजर आ रही है, यहाँ पर साउथ वेस्ट इंडियन रिज है, साउथ ईस्ट इंडियन रिज है, फिर यहाँ पर आप देखिए ईस्ट पैसिफिक रिज, चिली रिज, और यहाँ पर हमारा और भी रिजेस आपको नजर आ रही हैं। Ocean floor configuration. Besides these divisions, there are also major and minor relief features. इनके अलावा हमने बात कर ली मिड ओशनिक रिजेस के बारे में, इनके अलावा और भी चीजें हैं। क्या क्या हैं? इनके अलावा रिजेस हैं, हिल्स हैं, सी माउंट्स हैं, गोयट्स हैं, कैनान्स हैं, ओके, कैनियंस, आई एम सॉरी, कटके, पहाड़ियां, समुद्री टीला, निम्न द्वीपे, खाइयां इत्यादि। तो अब हम इनमें से एक एक के बारे में बात करते हैं। Submarine canyons, जलमग्न canyon. These are deep valleys, some comparable to Grand Canyon of the Colorado River. They are sometimes found cutting across the continental shelves and slopes, often extending from the mouths of large river. जो हडसन कैनियन है, बेस्ट नोन सबमरीन कैनियन इन द वर्ल्ड है। जलमग्न कैनियन, ये गहरी घाटियां होती हैं। इनकी तुलना को लोराडो नदी के ग्रैंड कैनियन से की जा सकती है। कई बार ये बड़ी नदियों के मुहाने से आगे की ओर विस्तृत होकर महाद्वीपीय शेल्फ तथा ढालों को आर पार काटती नजर आती हैं। हडसन कैनियन विश्व की सबसे बड़ा जाने वाला कैनियन है। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश की गई है। ये देखो, ये है हमारा सबमरीन कैनियन, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लियरली इस तरह से नजर आ रहा है। माउंटेन्स है यहाँ पर आपका कोस्टल प्लेन है, फिर ये शोर लाइन आ गई। शोर लाइन के बाद आप इस तरह से जब चलते जाएंगे, ये देखो यहाँ पर आपको सबमरीन कैनियन। और ये पोर्शन क्या था? ये धीरे धीरे कॉन्टिनेंट जो हमारा सबमर्ज हो गया, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ हम बात कर चुके हैं, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप है, ये कॉन्टिनेंटल राइज है, और ये फाइनली आपका सी फ्लोर। तो सबमरीन कैनियन यहाँ पर आपको क्लियरली नजर आ रहा है। ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन, महासागरीय अधस्थल की बनावट। गोयट्स, इट इज अ फ्लैट टॉप्ड सी माउंट, ओके। ये चपटे शिखर वाले समुद्री टीले हैं। दे शो एविडेंसेस ऑफ ग्रेजुअल सबसिडेंस थ्रू स्टेजेस टू बिकम फ्लैट टॉप्ड सबमर्ज्ड माउंटेन्स। देखो, फ्लैट टॉप्ड सी माउंट, गोयट्स क्या है? फ्लैट टॉप्ड सी माउंट। ये चपटे शिखर वाले समुद्री टीले हैं। देखो, एक तो हमारा जो शिखर इस तरह से पॉइंटेड होता है, एक ऊपर से ना हमारा फ्लैट हो जाता है। जो ऊपर से फ्लैट हो गए उनको हम गोयट्स कह रहे हैं। इन चपटे शिखर वाले जनमग्न पर्वतों
के बनने की अवस्थाएं क्रमिक अवतलन की साक्ष्यों द्वारा प्रदर्शित होती हैं. They show evidences of gradual subsidence through stages to become flat-topped submerged mountains. ये पानी के नीचे ही रहेंगे. It is estimated there are more than 10,000 seamounts and goyets in the Pacific Ocean alone. और इनकी संख्या भी अच्छी खासी है. पैसिफिक ओशन में, हालांकि पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन भी है, उसमें अकेले में 10,000 से ज्यादा है. ऊपर से ये फ्लैट होंगे, पॉइंटेड नहीं होते हैं और पूरी तरह से पानी में सबमर्ज्ड. Atolls क्या है? These are low islands found in the tropical oceans consisting of coral reefs surrounding a central depression. Atoll क्या होता है अब आपको बताते हैं एक बार. ये उष्ण कटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भीतियों से युक्त. देखो कोरल रीफ्स क्या होती है. ओके, ये आपको बताने की कोशिश करती हूँ. कोरल पॉलिप नाम का एक ऑर्गेनिज्म होता है और वो कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करता है. उसके बाद क्या होता है कि वो अपने चारों तरफ उस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से एक शेल बनती है और विद टाइम ये जो शेल है ये हार्ड होती जाएगी और उसके अंदर वो जो ऑर्गेनिज्म था, कोरल पॉलिप जो था, वो मर जाता है. और इनकी खास बात जो है इन कोरल पॉलिप्स की, ये ग्रुप्स में होते हैं और ये जो शेल होती है आपस में काफी सारों की अटैच्ड होती है, जिससे एक जैसे मानो एक जाल जैसा एक स्ट्रक्चर ये बना देते हैं. और इनको सरवाइव करने के लिए सनशाइन चाहिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, फ्रेश वाटर चाहिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर. अब क्योंकि सनलाइट चाहिए तो ये पानी में बहुत गहरे नहीं हो सकते हैं, तो ये हम ये तो नहीं कह सकते पानी में ऊपर ही है, लेकिन एक निश्चित गहराई के नीचे आपको ये मिलेंगे. तो ये आपको, क्योंकि इनको सनशाइन वगैरह सब कुछ चाहिए, तो ये आपको ट्रॉपिकल ओशंस में ही मिलते हैं. ट्रॉपिकल ओशंस का मतलब क्या हुआ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में. दीज आर अटॉल क्या होता है? अटॉल जो होते हैं ये लो आइलैंड्स होते हैं फाउंड इन द ट्रॉपिकल ओशंस कंसिस्टिंग ऑफ कोरल रीफ सराउंडिंग अ सेंट्रल डिप्रेशन. बीच के एक पोर्शन को कोरल रीफ ने सराउंड कर रखा है चारों ओर से. इट मे बी पार्ट ऑफ अ सी लगून. लगून क्या होती है? खारे पानी की झील होती है. और समटाइम्स फॉर्म एनक्लोजिंग अ बॉडी ऑफ फ्रेश ब्रैकिश और हाईली सलाइन वाटर. खारे पानी की झील जो समुद्र के पास ही पाई जाती है उसको हम लगून कहते हैं. तो ये देखो यहाँ पर अलग अलग पिक्चर्स आपको पता चलेगी. ये तो हमारा सी माउंट है. ओके, गोयट जैसे मैंने आपको बताया ऊपर से फ्लैट हो जाता है, पानी में ही रहता है. वोल्केनिक आइलैंड में क्या होता है कि वो जो माउंटेन था वो पानी से बाहर आ गया, और अगर वो बाहर आ गया तो हम इसको क्या कहेंगे? ये तो एक आइलैंड हुआ ना, द्वीप हुआ. क्योंकि द्वीप का मतलब ही क्या है? द्वीप का मतलब है कोई ऐसा लैंड जो चारों तरफ पानी से सराउंडेड हो, वोल्केनिक आइलैंड बन गया. और ये है हमारे इरोजन की पिक्चर. और ये देखिए ये है अटॉल. अटॉल के बारे में क्या डेफिनेशन थी कि एक सेंट्रल लो लाइंग पोर्शन होगा और उसके चारों तरफ जो है हो सकता है आपकी कोरल रीफ हो. वही है ये. दिस इज एन अटॉल. सी हियर इज द डेफिनेशन. दीज आर लो आइलैंड्स फाउंड इन द ट्रॉपिकल ओशंस कंसिस्टिंग ऑफ कोरल रीफ्स सराउंडिंग अ सेंट्रल डिप्रेशन. ओके, आगे चलो. रिलीफ ऑफ ओशन फ्लोर. महासागरीय अधोस्तल की उच्चवाच. The oceans are confined to the Great Depression of the Earth's outer layer. महासागर पृथ्वी की बाहरी परत में वृहत गर्तों में स्थित हैं. The oceans, unlike the continents, merge so naturally into one another that it is hard to demarcate them. हमारे लिए बताना बड़ा मुश्किल होता है कि लो भाई यहाँ पर इंडियन ओशन खत्म हो गया और पैसिफिक ओशन स्टार्ट हो गया. नहीं, क्योंकि पानी ही तो है, आपस में मिक्सअप हो जाता है. गहरे कितने हैं ओशन? A major portion of ocean floor is found between 3 to 6 kilometers below the sea level. Land under the water of the oceans, that is oceanic floor, exhibits complex varied features as those observed over the land. हमने देख लिया कि वहां पर अटॉल्स हैं, वहां पर आपके बहुत सारे सी माउंट्स हैं, तो उस तरह की चीजें, मिड ओशनिक रीजेस हैं, वो सब हमने देख ली. और हालांकि अटॉल्स जो है वो ऑन द सी फ्लोर नहीं है. महासागरों के जल के नीचे की भूमि पर पाए जाने वाले लक्षणों की अपेक्षा जटिल तथा विभिन्न प्रकार के लक्षणों को प्रदर्शित करती है. फ्लोर्स ऑफ द ओशंस आर रग्ड विद द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन रेंजेस, डीपेस्ट ट्रेंचेस एंड लार्जेस्ट प्लेन्स. अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज, हम इनके बारे में बात करते हैं. ठीक है, आपने जरूर सुना होगा रिंग ऑफ फायर वगैरह के बारे में, उसके बारे में है ये सारे का सारा. आप देखते हैं अब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज. Volcanism and associated earthquakes at plate margins are a direct consequences of convection currents in the mantle. हमारा जो मैंटल है, जैसा कि आर्थर होम्स ने कहा था, उसमें कन्वेक्शन करंट्स हैं. अब कन्वेक्शन करंट्स की वजह से जो प्लेट्स हैं वो एक जगह पर टिकी
की नहीं रहती हैं, उनमें मूवमेंट होता है, और जब ये मूवमेंट होगा तो प्लेट्स आपस में टकराएंगी, जब आपस में टकराएंगी तो अर्थक्वेक आएगा। या फिर हम ये कह सकते हैं जब प्लेट्स मूव अवे हो जाती हैं तो वहां पर एक डिप्रेशन बनेगा। प्लेट मार्जिन पर ज्वालामुखी व इससे संबंधित भूकंप प्रावार में हो रहे संवहन धारा की वजह से होते हैं। Dots of the central parts of Atlantic Ocean and other oceans are almost parallel to the coastline। हम पाते हैं कि coastline के साथ साथ आपको ये मिल रहा है। In general, the foci of the earthquake in the areas of mid-oceanic ridges are at shallow depths, whereas along the alpine Himalayan belt as well as the rim of the Pacific, earthquakes are very, very deep-seated. Deep focus earthquakes are more destructive। जो deep-seated earthquake होते हैं वो ज्यादा destructive हैं। अटलांटिक तथा अन्य महासागर के मध्य भाग वाले बिंदु तटीय रेखा के लगभग समानांतर होते हैं। सामान्यतः मध्य सागरीय कटकों के क्षेत्र में भूकंप के उद्गम केंद्र कम गहराई पर हैं, जबकि अल्पाइन हिमालय पट्टी व प्रशांत महासागरीय किनारों पर ये केंद्र अधिक गहराई पर हैं। गहरे भूकंप अधिक विध्वंसकारी होते हैं। The map of volcano also shows a similar pattern। जहां जहां हम earthquakes पाते हैं वहां पर हम volcanoes भी पा रहे हैं। Rim of the Pacific also called Ring of Fire। इसको Ring of Fire क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जबरदस्त एक्टिव वोल्केनोज लोकेटेड है। अगर कोई एक्टिव वोल्केनो, कितने प्रकार की ज्वालामुखी होती है? 3 होती है। एक तो होती है आपकी एक्टिव मतलब सक्रिय, टाइम टू टाइम फटती रहती है, उसके मुंह से धुआं निकलता ही रहता है। ओके, दूसरी है हमारी डोरमेंट और तीसरी है हमारी डेड। डोरमेंट तो हाल फिलहाल में नहीं फटी पर फट सकती है, और डेड अब फटेगी ही नहीं। तो वहां पर जो हमारा रिम ऑफ द पैसिफिक है वहां पर काफी सारी सक्रिय ज्वालामुखी हैं जिनके मुख से आपकी आग निकलती हुई आपको नजर आएगी या धुआं निकलता हुआ नजर आएगा, इसलिए हम उस एरिया को रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ये देखो, ये है हमारा रिंग ऑफ फायर। अब ये जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं ये प्लेट मार्जिन्स हैं। तो प्लेट मार्जिन्स आप देखो क्लियरली, यहाँ सब जगह आपकी प्लेट मार्जिन्स हैं, राइट। और ये जो डॉटेड है ये अर्थक्वेक जोन्स हैं। डॉटेड जो है वो अर्थक्वेक जोन्स है, और यहाँ पर हमारा रिंग ऑफ फायर है। यहाँ पर हमारी कैकोस प्लेट है। देखो मेन प्लेट्स तो है ही हमारी जो जिन पर हमारे कॉन्टिनेंट्स लोकेटेड, उसके अलावा भी काफी सारी हमारी और भी माइनर प्लेट्स हैं। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, यहाँ पर अंटार्कटिक प्लेट है, फिर यहाँ पर नाज़का प्लेट है, पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट। तो जब ये प्लेट्स आपस में टकराती है तो वहां पर अर्थक्वेक होता है। अर्थक्वेक जहां पर होगा वहां पर दरारें वगैरह बनेगी, और उन दरारों से अंदर जो लावा है वो निकलकर आपका बाहर आएगा। तो जनरली जहां पर भी आपके अर्थक्वेक्स होंगे उन्हीं जगहों पर आप इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं कि वहीं पर आपकी वोल्केनोज भी एक्टिव होंगी। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, सागरीय अधस्थल के विस्तार का सिद्धांत। These observations, ocean floor and distribution of earthquake and volcanoes lead to the theory of sea floor spreading. Convectional current theory is the soul of sea floor spreading theory. Convectional current theory, intense heat is generated by radioactive substances in the mantle. These seek a path to escape। देखो हमारे बहुत सारे convection currents हैं हमारे mantle में। अब उसके अंदर जो substances हैं वो बाहर निकलना चाहते हैं, and gives rise to formation of convection currents in the mantle. Wherever rising limbs of these currents meet, oceanic ridges are formed on the sea floor, and wherever the failing limbs meet, trenches are formed। देखो होगा क्या कि जब दो आपके टकराएंगे आपस में, ठीक है, जब अगर वहां पर जो wherever rising limbs of these currents meet, जहां कहीं भी इन धाराओं के ऊपर उठते हुए भाग मिलते हैं वहां पर तो आपके इस तरह से माउंटेन्स बन जाएंगे। तभी तो हमें समुद्र के नीचे भी माउंटेन्स वगैरह मिल रहे हैं। लेकिन जहां पर भी उनके समुद्री कटकों का निर्माण समुद्र के तल पर होता है, लेकिन जहां भी नीचे की ओर गिरते हुए भाग मिलते हैं वहां पर आपके डिप्रेशन या गर्त का निर्माण होगा। तो इसीलिए समुद्र के नीचे आपको माउंटेन चेन्स भी मिल रही हैं और ट्रेंचेस भी मिल रहे हैं। ये देखिए यहां पर आप देखो ये लिथोस्फीयर है, ये कन्वेक्शन करंट है। यहां पर एक ओपनिंग है तो पुश करने की कोशिश कर रहा है। जब वो पुश करेगा यहां पर तो फिर यहां से आपका सारा मटेरियल वो निकलेगा इस तरफ और इस तरफ जाएगा। अब उसके बाद फिर फाइनली क्या होगा, जहां पर भी कहीं डिप्रेशन होगा या इस तरह से होगा कि ये दूसरी प्लेट के नीचे चला गया, यही नीचे आ जाएगा और फिर से दोबारा से एक सेम सर्कल आपका या सेम प्रोसेस स्टार्ट होगी। Seafloor spreading theory, concept of seafloor spreading, the idea that the seafloor itself moves and carries the continents with it as it expands from a central axis was proposed by Harry Hess। जैसे कि सागरीय अधस्थल केंद्रीय अक्ष से फैलता है एवं स्वयं खिसकता है, यह विचार हैरी हेस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था।
According to this theory, the intense heat generated by radioactive substances in the mantle wants an escape. वो निकलना चाहती है, बहुत ज्यादा heat energy accumulate हो जाती है. This gives rise to the formation of convection currents in the mantle, जिसकी वजह से mantle में convection currents बनते हैं. Wherever rising limbs of these currents meet, वहां पर oceanic trenches are formed on the sea floor, और जहां पर भी falling limbs मिलते हैं वहां पर आपके trenches बनते हैं. सी फ्लोर स्प्रेडिंग, इस पिक्चर के थ्रू देखने की कोशिश कीजिए, बहुत ही बढ़िया रंग बिरंगी सी पिक्चर. यहाँ पर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, यहाँ ओल्डर क्रस्ट है, यहाँ ओशनिक. देखो यहाँ पर आपका मैग्मा बाहर आ रहा है, उसके बाद फिर ये क्या करेगा, ये इस तरह आपका जाकर ओशनिक क्रस्ट बनाएगा. अब हमने ये भी तो देखा ना कि जो आपकी मिड ओशनिक रिज थी उससे एक निश्चित दूरी पर अगर कोई वहां पर क्रस्ट है तो उसकी एज भी सेम है, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट था वो भी सेम है. अब जाहिर सी बात है जब नया मैग्मा यहां से निकलता जाएगा तो पुराने वाले को खिसकाता जाएगा, पुराने वाला जो है वो और दूर होता जाएगा. तो इसीलिए ये भी एक रीजन है, यही इनफैक्ट एक रीजन है जिसकी वजह से कि इक्विडिस्टेंटली लोकेटेड जो होते हैं वहां पर आपको सेम एज मिलती है और साथ ही सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी भी. Seafloor spreading theory. Seafloor spreading is a process that occurs at mid-oceanic ridges, where new oceanic crust is formed through volcanic activity and then gradually moves away from the ridge. Seafloor spreading helps explain continental drift in the theory of plate tectonics. When oceanic plates diverge, tensional stress causes fractures to occur in the lithosphere. Basaltic magma rises up the fractures and cools on the ocean floor to form new floor. जब जो oceanic plates हैं वो diverge होती हैं, वो आपके विपरीत दिशाओं में जाएंगी. Diverge का मतलब होता है विपरीत दिशाओं में जाना. जब ऐसा होगा तो stress होगा, जिसकी वजह से fractures हो जाएंगी, openings हो जाएंगी, और जो अंदर magma है वो इन fracture से बाहर आएगा. वो magma बाहर आने के बाद फिर कुछ इस तरफ जाएगा और कुछ इस तरफ जाएगा और नया sea floor बनाएगा. ठीक है, नया सी फ्लोर बनाएगा. कुछ टाइम बाद क्या होगा कि यही मैग्मा जो है हो सकता है कि ये ओशनिक फ्लोर जो है उसके नीचे आपका चला जाए और फिर पूरी की पूरी प्रोसेस जो है वो दोबारा से हो. ये नीचे जाएगा, फिर ये एक मोल्टन स्टेज में आएगा, फिर कोई ओपनिंग ढूंढेगा, बाहर आएगा और सी फ्लोर का निर्माण करेगा. तभी तो हम कह रहे हैं कि सी फ्लोर जो है वो कंटिन्यूअसली आपका स्प्रेड होता रहता है, डिस्ट्रॉय भी होता रहता है और बनता भी रहता है. निर्माण और विनाश दोनों एक साथ चलते हैं. Older rocks will be found further away from the spreading zone, while younger rocks will be found near to the spreading zone. जाहिर सी बात है जहां से जो वहां पर ओपनिंग मिली है तो उसके जो नया आपका मैग्मा बाहर आया है वो इसके आसपास वाले एरिया में ही सेटल होगा, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको वो यंगर रॉक्स होगा. But as per this rule, all the continents must be together as seafloor is spreading. It means that ocean floor is also being subducted somewhere. Yes, ocean floor का जगह जगह subduction भी हो रहा है, साथ ही subduction साथ ही creation. फिर यहाँ पर है पैलियोमैग्नेटिज्म, पैलियोमैग्नेटिज्म, पूरा चुंबकत्व. It is the study of the record of the Earth's magnetic field in rock, sediment, etc. अब ये हमें पढ़ने की जरूरत है क्या? वैसे ये है क्या, पहले तो सबसे पहले ये जानिए कि ये चट्टानों और अवसादों के भीतर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का लेखा जोखा जो है उसका अध्ययन जो है वो ये कहलाता है. इसकी जरूरत क्या है? Paleomagnetic rocks on either side of the submarine ridges provide the most important evidence of concept of seafloor spreading. Paleo का मतलब है rocks और magnetism in rocks, हम वो पढ़ रहे हैं. बहुत सारे minerals in rocks हैं. Certain minerals in rocks lock in a record of the direction and intensity of the magnetic field where they form. ये देखो यहां से आपका पीरियड ऑफ नॉर्मल मैग्नेटिज्म, यहां से आपका लावा बाहर आया और दोनों दिशाओं में चला गया. ठीक है, पीरियड ऑफ रिवर्स मैग्नेटिज्म, ये आप यहां पर देखो पीरियड ऑफ रिवर्स मैग्नेटिज्म में आपका इस तरह से हो रहा है, और फिर पीरियड ऑफ नॉर्मल मैग्नेटिज्म. This record provides information on the past behavior of Earth's magnetic field and the past location of tectonic plates. Paleomagnetism led to the revival of continental drift hypothesis and its transformation into plate tectonics. Paleomagnetic studies of rock and ocean sediments have shown that the orientation of Earth's magnetic field has frequently altered over geological time. Periods of normal polarity have alternated with periods of reversed polarity. तो जब normal polarity और reverse polarity इन दोनों के alternate periods रहे. As today's magnetic field is close to the Earth's rotational axis, continental drift could be tested by ascertaining the magnetic characteristics of ancient rocks.
Paleomagnetism, strong evidences of seafloor spreading and plate tectonics. Some of the strongest evidence in support of the theory of seafloor spreading and plate tectonics comes from studying the magnetic fields. Rocks formed from this underwater volcanic activity were mainly basalt, जिनमें कि सिलिका कम था, आयरन में वो रिच थी, volcanic rock that make up most of the ocean floor. Basalt contains magnetic minerals, and as the rock is solidifying, these minerals align themselves in the direction of the magnetic field. This basically locks in a record of which way the magnetic field was positioned at the time that part of the ocean floor was created. मुख्य रूप से यह बात पर केंद्रित करता है कि महासागरीय अधोस्तल के निर्माण के समय चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में स्थित था. ओके, पैलियोमैग्नेटिस्ट कौन है? ये वो हैं जो कि पास्ट मैग्नेटिक फील्ड्स को स्टडी कर रहे हैं. They took a look at the ocean floor going out from the oceanic ridges. Either side of the oceanic ridges they found magnetic strips that were flipped so that one strip would be normal polarity and the next reversed. How could this be? ये कैसे हुआ? These oceanic ridges were actually boundaries with tectonic plates pulling apart. ये boundaries थी और जो tectonic plates थी वो इनको विपरीत दिशाओं में खींच रहे थे, आपस में एक दूसरे पर बल लगा रही थी. This movement of the plates allowed the magma to rise up. इस movement की वजह से जो magma था वो बाहर आया और बाहर आने के बाद फिर वो harden हुआ और उसने नई rocks बनाई. As the new rock was formed near the ridge, older rock which formed millions of years ago when the magnetic field was reversed got pushed away resulting in magnetic stripping. जब नई रॉक आई तो उन्होंने पुराने वाले को पुश अवे किया जिस वजह से आपकी मैग्नेटिक स्ट्रिपिंग हुई. Rising magma assumes the polarity of Earth's geomagnetic field before it solidifies into oceanic crust. ये जो rising magma था, it assumes the polarity of Earth's geomagnetic field before it solidifies into oceanic crust. बढ़ता हुआ मैग्मा पृथ्वी के भूगोलिक क्षेत्र की ध्रुवीयता को ग्रहण करने से पहले महासागरीय भूप्रपटी में चट्टानों का निर्माण करता है. At spreading centers, this crust is separated into parallel bands of rock by successive waves of emergent magma. क्योंकि नया मैग्मा भी तो कंटिन्यूसली निकल रहा है. When Earth's geomagnetic field undergoes a reversal, the change in polarity is recorded in the magma, which contributes to alternate pattern of magnetic stripping on the sea floor. प्रमाण एविडेंसेस क्या क्या है? मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर एंड पैलियोमैग्नेटिक स्टडीज ऑफ रॉक फॉर्म ओशनिक रीजन्स रिवील्ड द फॉलोइंग फैक्ट्स. उन्होंने हमें ये दिखाया. नंबर 1 यहाँ पर आप देखिए, volcanic eruptions are common all along the mid-oceanic ridges and they bring huge amounts of lava on the surface. ठीक है, मध्य महासागरीय कटकों के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार सामान्य क्रिया है और ये जो इस तरह से ज्वालामुखी लावा का बाहर आना, इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में लावा बाहर आता है. फिर अगला है, महासागरीय कटक के मध्य भागों के दोनों तरफ समान दूरी पर पाई जाने वाली चट्टानों में बहुत समानता पाई गई है. द रॉक्स इक्विडिस्टेंट ऑन आइदर साइड्स ऑफ द क्रेस्ट ऑफ मिड ओशनिक रिजेस शो रिमार्केबल सिमिलैरिटीज. रॉक्स क्लोजर टू मिड ओशनिक रिजेस आर नॉर्मल पोलैरिटी एंड आर द यंगेस्ट. ये सबसे कम उम्र वाली है, नवीनतम है. एज ऑफ रॉक्स इंक्रीजेस एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द क्रेस्ट. जैसे जैसे आप क्रेस्ट से दूर जाते जाएंगे आप देखेंगे कि जो आयु है चट्टानों की वो बढ़ रही है, अधिक हो रही है. Deep trenches have deep-seated earthquake occurrences, while in the mid-oceanic ridges areas, the quake foci have shallow depths. It was on the basis of the continental drift theory of seafloor spreading, that the theory of plate tectonics was formulated. और पहली बार इसको आउटलाइन किया था मॉर्गन ने और साल था 1968. कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के आधार पर फिर हमने थ्योरी ऑफ सीफ्लोर स्प्रेडिंग और थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स को फॉर्मुलेट किया. इसका आधार महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत था, महासागरीय अधोस्तल विस्तार सिद्धांत, जिसके द्वारा प्लेट विवर्तनिकी को सूत्र में पिरोया गया. इसकी रूपरेखा मॉर्गन ने दी 1968 में. और इसी के साथ ये वीडियो प्रेजेंटेशन खत्म होता है. आई विश यू ऑल द बेस्ट. देखने के लिए धन्यवाद. बाय बाय.